गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम साइंस का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। देखिए, सबसे पहले हम इसमें वर्क देखेंगे। वर्क क्या होता है? सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन लिख लीजिए। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। देखिए, मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है और उसका ऊपर आप क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं और उस ऑब्जेक्ट के अंदर एज ए रिजल्ट मोशन प्रोड्यूस हो रही है, तो हम ये मानेंगे कि हम उसको ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं और उसमें अगर मोशन होती है तो हम ये बोलेंगे कि हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, इन केस मान लीजिए आप फोर्स लगा रहे हैं और उसमें मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, तो उस केस में हम क्या कहेंगे, ये मानेंगे कि उस बॉडी के ऊपर कोई भी वर्क नहीं हो रहा है। अच्छा, अब देखिए, इसके बाद आता है किन किन फैक्टर्स पर वर्क डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच वर्क डिपेंड्स। देखिए, सबसे पहला फैक्टर होता है फोर्स और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। पहला फैक्टर होता है फोर्स और दूसरा फैक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस थ्रू विच ऑब्जेक्ट मूव्स। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले तो वर्क की डेफिनेशन देख लीजिए। वर्क की डेफिनेशन होती है वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। देखिए, मान लीजिए आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और एज ए रिजल्ट उस ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन हो रही है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि हम जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। अब ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक, फोर्स, जितनी ज़्यादा फोर्स लगाओगे दैट मीन्स उतना ज़्यादा वर्क हम करेंगे। सेकंड होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब जितनी उसके अंदर मोशन होगी उतनी ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखेंगे आप, अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट या मोशन हो ही नहीं रही है, तो उस केस में हम वर्क डन को क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। मान लीजिए एक बड़ी सी चट्टान है, उसको हम धक्का मार रहे हैं, चट्टान तो हिलेगी नहीं, तो उस केस में क्या होगा, वर्क डन हम क्या मानेंगे, जीरो मानकर चलेंगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या आप डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। सही, आप ऐसा करिए, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वर्ड हटा दीजिए, उससे आपको कंफ्यूजन ही होगी। तो वर्क डन किसके बराबर आ गया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब देखिए, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्टेंस की होती है मीटर, और वर्क डन की होती है जूल। तो अब अगर मान लीजिए आपको 1 जूल की डेफिनेशन बनानी हो, तो वो कैसे बनाओगे। देखो, ये 1 कब होगा, जब ये दोनों 1 के बराबर हो, जब ये दोनों वर्क के बराबर हो, तो इससे हम क्या करेंगे, 1 जूल की डेफिनेशन बना लेंगे। आप लोग लिख लीजिए, इसकी डेफिनेशन बच्चों आप साथ ही साथ लिख लीजिए। When a force of 1 Newton moves a body through a distance of 1 meter in its own direction, then work done on the body is known as 1 joule। मान लीजिए आपको एक बॉडी दे रखी है, उसके ऊपर आप 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं और उसके अंदर कितना कितना मोशन हो रहा है, उसके अंदर 1 मीटर का जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो उस केस में हम ये मानेंगे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हम वर्क कर रहे हैं वो कितना होगा, 1 जूल होगा। एक बार दोबारा समझ लीजिए। इफ ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन प्रोड्यूसेस या
displaces an object through a distance of 1 meter in the direction of applied force, then the work done on the object will be 1 joule. मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके ऊपर आपने 1 न्यूटन की फोर्स लगाई और जिसने 1 मीटर का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करा, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की है, तो उस केस में इस बॉडी के ऊपर जितना वर्क होगा वो क्या कहलाएगा, 1 जूल कहलाएगा। तो 1 जूल क्या होता है, ये वो वर्क डन होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम क्या करते हैं, 1 न्यूटन की फोर्स लगाकर करते हैं, और उस केस में उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो उस केस में हम ये मानेंगे कि जो वर्क हो रहा है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कितना होगा, 1 जूल होगा। अच्छा, वर्क जो होता है बच्चों स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। वर्क जो होता है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब देखिए इसके बाद आता है टाइप ऑफ वर्क डन। टाइप ऑफ वर्क डन, सबसे पहले आएगा जीरो वर्क डन। देखिए जीरो वर्क डन कब होता है, जब हम फोर्स तो लगाते हैं मगर मोशन प्रोड्यूस नहीं होती है, मोशन बॉडी के अंदर ना हो, तो उस केस में हम वर्क डन को क्या बोलेंगे, जीरो वर्क डन बोलेंगे। एक बड़ी सी चट्टान है, उसको जाकर हम धक्का लगा रहे हैं, तो इस केस में बच्चों हम वर्क तो कर रहे हैं, सॉरी फोर्स तो लगा रहे हैं, मगर उस चट्टान के अंदर कोई डिस्प्लेसमेंट या कोई मोशन तो हो नहीं रही, तो उस केस में हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। दूसरा होता है पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन, देखिए मान लीजिए आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, उसके ऊपर आप इस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और इसी डायरेक्शन में अगर बॉडी मूव करती है, तो इस केस में इसके ऊपर जब भी फोर्स हम लगा रहे हैं, सही, तो वो फोर्स कौन सा वर्क कर रही है, वो कर रही है पॉजिटिव वर्क डन। वो कौन सा कर रही है, पॉजिटिव वर्क डन इसके ऊपर कर रही है। दोबारा समझ लीजिए, मान लीजिए अगर किसी बॉडी के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं और उस बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन में हो रहा है जिस डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए इसमें डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है और हम फोर्स भी इधर ही लगा रहे हैं, तो इस केस में इस बॉडी के ऊपर जो वर्क हो रहा है वो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन कहलाएगा। थर्ड होता है नेगेटिव वर्क डन। देखिए नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं उसके अगेंस्ट डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके अगेंस्ट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। मान लीजिए आपको ये वेल दे रखा है, कुआं दे रखा है, अब देखिए कुएं के अंदर जब हम पानी निकालते हैं बाल्टी से, तो यहाँ पर जो पर्सन होगा वो क्या करेगा, इस रोप को अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा मतलब टुवर्ड्स डाउनवर्ड, मगर इसके अंदर जो मोशन होती है बकेट के अंदर वो क्या होती है, अपवर्ड होती है। तो इस केस में फोर्स जो है पर्सन वो कहाँ लगा रहा है, डाउनवर्ड लगा रहा है, मगर जो मूवमेंट है बकेट की वो क्या हो रही है, अपवर्ड हो रही है। तो इस केस में यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन वो दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस तरह के वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। इस तरह के वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। क्लियर है। देखिए इस केस में क्या होगा, जो पर्सन होगा वो रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा, तो वो फोर्स किसकी तरफ लगा रहा है, नीचे की तरफ, मगर बकेट जो है वो नीचे से ऊपर आएगी। वो रस्सी को नीचे की तरफ खींचेगा और बकेट क्या होगी, ऊपर की तरफ आएगी। तो इस केस में फोर्स वो नीचे लगा रहा है, मगर मूवमेंट जो है बकेट की वो ऊपर की तरफ हो रही है, इसलिए इस केस में जो वर्क डन होगा किसके ऊपर, बकेट के ऊपर, वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन कहलाएगा। अच्छा, पहला केस आप फोर्स लगा रहे हैं मगर मोशन नहीं हो रही, तो वो जीरो वर्क डन। दूसरे केस में आप फोर्स लगा रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में मोशन हो रही है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन में क्या होता है, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाते हैं उसके अगेंस्ट क्या होता है, मोशन होता है किसमें, ऑब्जेक्ट के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बोलते हैं। तो बच्चों ये तीन तरह के वर्क डन है हमारे पास, एक जीरो वर्क डन, एक पॉजिटिव वर्क डन और तीसरा नेगेटिव वर्क डन। तो इन तीनों में आप डिफरेंस जरूर देख लीजिएगा क्या होता है।
अब देखिए इसके बाद आता है वर्क डन के कौन कौन से फार्मूलाज हमारे पास हैं। वर्क डन के कौन कौन से फार्मूलाज हमारे पास हैं, पहले तो हम ये देखेंगे। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो उस केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इंटू एस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो इस केस में जो मोशन होगी ऑब्जेक्ट के अंदर वो क्या होगी, हॉरिजॉन्टली होगी। सही, तो इस केस में फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। W हो गया वर्क डन, F हो गया फोर्स और S हो गया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टली क्या करता है, मूव करता है। अच्छा, दूसरा होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और देखिए पहले इसका एग्जांपल समझ लीजिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होता है। इस केस में क्या होता है, मान लीजिए आपको जो है अपना सामान आपने घर शिफ्ट किया और आपने जो नया घर लिया वो 10th फ्लोर पर है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट जितने भी आपके घर के सामान है उसको आप क्या करोगे, ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर पर तक क्या करोगे, पहुंचाओगे। तो इस केस में जब भी आप वर्क करोगे, जब भी आप सामान को, मान लीजिए फ्रिज को आप ग्राउंड फ्लोर से ऊपर 14th फ्लोर तक पहुंचा रहे हैं, तो उस केस में आप फ्रिज को क्या करोगे, ऊपर की तरफ क्या करोगे, लिफ्ट करोगे। मगर वो लिफ्ट जब आप करोगे तो उस फ्रिज के ऊपर क्या होगी, ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगी, काम करेगी। तो इस केस में जिस चीज़ को भी हम लिफ्ट करेंगे ऊपर की तरफ वो हम करेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। मान लीजिए बकेट एक भरी हुई है पानी की, ग्राउंड पर रखी हुई है, उस बकेट को मैं ऊपर की तरफ उठाता हूँ। सही, तो यहाँ पे जो मैं वर्क कर रहा हूँ वो अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस बकेट को जिसके अंदर पानी भरा हुआ है उसको ग्रेविटेशन फोर्स क्या करेगी, हमेशा नीचे की तरफ खींचेगी। तो इस तरह के वर्क डन को हम बोलते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। और इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू mgh। ये बच्चों आया इसी से ही है, वो मैं आपको डिराइव करना सिखा दूंगा। बस अभी आप क्या करिए, इसका बेस जो है वो समझ लीजिए क्या होता है। सही है, यहाँ पे वर्क डन का सिंबल हो गया W, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया स्मॉल g, और जिस हाइट तक आपने ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है वो हो गया h। अच्छा, अगर मान लीजिए आप इस तरीके से धकेल रहे हैं तो W का क्या फॉर्मूला होगा, F इंटू एस। अगर आप इस तरीके से उठा रहे हैं, सही, तो उस केस में फॉर्मूला क्या होगा, W इज इक्वल टू mgh। क्लियर है। तो बच्चों ये दोनों फार्मूला जो है आपको याद कर लेने हैं। इसके बाद थर्ड फार्मूला भी होता है, तो उसको करने से पहले हम क्या करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला न्यूमेरिकल है हाउ मच work is done, how much work is done by a force of 10 Newton in moving object, in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of applied force। देखिए इसमें उन्होंने क्या कहा, how much work is done in by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of applied force। देखिए इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके ऊपर हम एक फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स कितने की है, 10 न्यूटन की है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो कितने का हो रहा है, 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लियर है, और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। तो इस केस में मुझे बताना है वर्क डन बाय द फोर्स। तो देखिए वर्क डन बाय द फोर्स हमने ले लिया W, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू एस। F कितना दे रखा है बच्चों, 10 न्यूटन, और S डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट
वो कितना दे रखा है आपको 1 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा आंसर। तो इस केस में जो फोर्स वर्क कर रही है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो कितना होगा 10 जूल होगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा देखिए W का क्या फॉर्मूला होता है, F इंटू एस। यहाँ पर फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो तो न्यूटन होती है, और डिस्टेंस की होती है मीटर, और वर्क डन की होती है जूल। तो यहाँ पर 1 जूल जो होता है वो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर के बराबर होता है। क्लियर है? तो आप न्यूटन मीटर को जूल भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है मतलब। क्लियर है? इसकी SI यूनिट न्यूटन है, इसकी SI यूनिट मीटर है, तो न्यूटन मीटर को हम क्या करते हैं, जूल मानते हैं। अच्छा यहाँ पर जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। क्यों? इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे, हमेशा स्केलर क्वांटिटी मानकर चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वर्क हो रहा है, और इस केस में जिस डायरेक्शन में फोर्स हम लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। अब अगर मान लीजिए आपको वो ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगेंस्ट हो रहा है, सही, किसके अगेंस्ट, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसके अगेंस्ट जो है मोशन हो रहा है। ठीक है? इसमें हमने कहा था हाउ मच वर्क इज डन बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। सही, क्लियर है? अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो उस केस में बच्चों क्या होता है, F तो हम 10 न्यूटन ही लेते हैं, मगर यहाँ पे जो डिस्टेंस होता है वो हम क्या लेते हैं, -1 न्यूटन लेते हैं। तो आंसर कितना आता, -10 जूल आता। क्लियर है? भाई फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट इसमें इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा बच्चों, फोर्स तो हम 10 न्यूटन ही लेंगे, मगर यहाँ पर जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, उसको हम क्या ले लेते हैं, -1 मीटर ले लेते हैं। इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे जो वर्क होता है, वर्क डन बाय द फोर्स, वो क्या होता है, -10 जूल होता। क्लियर है? अच्छा इसका एक और एग्जांपल देखिए, जब भी हम कार चलाते हैं बच्चों और ब्रेक मारते हैं तो उस केस में वर्क डन बाय द ब्रेक्स वो क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। वर्क डन बाय द ब्रेक्स क्या होता है, वो हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर है? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखिए दूसरा न्यूमेरिकल मैं ले रहा हूँ जिसमें हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे हैं। 2 न्यूमेरिकल्स कर लिए हमने, अब मैं थर्ड न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ। यहाँ पर हम वर्क डन क्या करेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है, कैलकुलेट द वर्क डन calculate the work done in lifting 2000 kg, in lifting 2000 kg of water। सही, 2000 kg ज़्यादा हो जाएगा, मैं 200 kg लिख देता हूँ। 200 kg of water through a vertical height of 6 मीटर। यहाँ पर हमें बच्चों क्या करना है, 200 kg ऑफ वाटर को 6 मीटर हाइट तक क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो हमें बताना है यहाँ पर वर्क डन क्या होगा, और जी जो है वो हमें लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा टी वैसे नॉर्मली होता क्या है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अप्रॉक्सीमेट होता है, मगर एग्जाम में कई बार वो कैलकुलेशन इजी करने के लिए जी को आपको 10 दे देते हैं, तो आप 10 भी ले सकते हैं, जी को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले सकते हैं। मगर जब भी आप लोगे जब वो देंगे, अपनी तरफ से आपको कभी भी पुट करना होगा तो स्मॉल जी की वैल्यू हमेशा क्या करोगे, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये आप पुट करोगे। अपनी तरफ से आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा अब देखिए इस केस में हम क्या कर रहे हैं, 200 kg ऑफ वाटर को, मान लीजिए ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर 200 kg वाटर है, इसको हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है।
किस हाइट तक, 6 मीटर की हाइट तक हमें क्या करना है, लिफ्ट करना है। तो इस केस में वाटर को जब भी हम लिफ्ट करेंगे वो क्या करेंगे, अगेंस्ट ग्रेविटी हम इसको करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हम क्या करेंगे बच्चों, यूज करेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो इस केस में बच्चों क्या फॉर्मूला होता है W का, वो होता है mgh। m होता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो कितना है 200 kg, और g कितना है 10, और h कितना है 6। तो 2 6 है 12 और बाद में 3 जीरो, तो इतना जूल जो है वो वर्क करेगी फोर्स। क्लियर है। यहाँ पे m आपको दे रखा है 200 kg, g 10 दे रखा है, और h दे रखा है आपको 6 मीटर। तो आंसर कितना आ जाएगा 12,000 जूल्स। तो यहाँ पर हमें 12,000 जूल्स वर्क क्या करना पड़ेगा इन लिफ्टिंग 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ वर्टिकल हाइट ऑफ 6 मीटर। अब देखिए इसके बाद नया क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसमें हम पहले जो चैप्टर्स कर चुके हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसका भी यूज करेंगे, और मोशन चैप्टर जो है उसका भी हम इसमें न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने कहा है a car weighing 1000 kg, a car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter. Stops at a distance of 50 meter, decelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes? What is the force exerted on it by the brakes? और next लेते हैं, what is the work done by the brakes? And what is the work done by the brakes? तो अब देखिए कैसे करना है इसको बच्चों। देखिए यहाँ पर मैंने कहा एक आपको कार दे रखी है, उसका मास दे रखा है आपको 1000 kg, और ये 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल कर रही है, और ये आफ्टर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर रुक जाती है। सही है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कार दे रखी है, उसकी मास दे रखी है 1000 kg, और वो 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से क्या कर रहा है, चल रही है। अब जो कार का ड्राइवर होगा उसने ब्रेक अप्लाई की होगी, और ये कार अल्टीमेटली 50 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद रुक गई होगी। तो आपको ये बताना है व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स। यहाँ पर कितनी फोर्स ब्रेक जो है वो कार के ऊपर लगा रही है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर फोर्स निकालनी है। सेकंड, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ब्रेक्स, और ब्रेक्स ने यहाँ पर कितना वर्क किया है, ये भी हमें बच्चों फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो होता है m इंटू ए। सही। तो m तो दे रखा है मास ऑफ द कार। अब एक्सीलरेशन
हमें क्या करनी है, कार की निकालनी है। उसके लिए देखिए यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी क्या दे रखी है, इनिशियल दे रखी है वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड और फाइनल दे रखी है 0 मीटर पर सेकेंड। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 50 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ से आप क्या करिए, ए निकाल लीजिए। तो जब आप ए निकाल लेंगे तो एफ जो है वो ऑलरेडी आप अगर आपने ए निकाल लिया तो ए एफ जो है आप आराम से निकाल लेंगे। क्यों, ऑलरेडी हम फॉर्मूला उसका पढ़ चुके हैं। एफ का क्या फॉर्मूला होता है, एम इंटू ए। तो अब देखिए इन चारों के बीच में रिलेशन बताता हुआ कौन सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है हमारे पास वी नो डेट v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ पे v कितना दे रखा है 0, u दे रखा है 30, 2 इंटू ए इंटू एस, एस कितना दे रखा है 50। क्लियर है बच्चों। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 900 और ये 100, तो माइनस का 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारी क्या आ गई, ए की वैल्यू आ गई। ए मतलब एक्सीलरेशन हमने निकाल ली कि कार जो है इस रेट से एक्सीलरेट हो रही है। सही, माइनस में तो इसका मतलब डीसेलरेट हो रही होगी। अब देखिए हमारे पास एफ का क्या फॉर्मूला होता है, एम इंटू ए। एम कितना दे रखा है 1000 और ए हमने निकाली -9। तो -900 न्यूटन की फोर्स जो है वो ब्रेक क्या करेगी, कार के ऊपर लगाएगी। अब नेक्स्ट है बच्चों, अब हमें निकालना है वर्क डन बाय द ब्रेक्स। तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ पे एफ क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन कार। अब देखिए वर्क डन बाय द ब्रेक्स वो क्या होगा, W का क्या फॉर्मूला होता है, F इंटू एस। तो F दे रखा है -9000 और S दे रखा है 50 मीटर। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 45, 1 2 3 4 1 2 3 4 जूल। तो इतना जूल जो है वर्क कर रही है कौन सी, ब्रेक्स। ब्रेक्स किसके ऊपर वर्क करेगी, कार के ऊपर। क्लियर है। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या किया, फोर्स निकालना था कि जो ब्रेक्स है वो कितनी फोर्स लगाएंगी कार के ऊपर। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए। तो हमें एम तो पता है, ए निकालने के लिए हमने क्या किया, इन चारों में देखा कौन सा रिलेशन होता है, वो होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इससे हमने ए निकाल लिया, तो एफ का फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, तो इससे हमारा एफ आ गया। नेक्स्ट डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है एफ इंटू एस। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके वर्क डन बाय द ब्रेक्स जो है वो भी फाइंड आउट कर लिया। तो देखिए अगर बॉडी को हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं और वर्टिकली मूव करते हैं, उन दोनों के हमने फॉर्मूलाज पढ़ लिए वर्क डन के क्या होते हैं। अब देखिए थर्ड केस होता है, थर्ड है वर्क डन व्हेन force acting obliquely। work done by a force acting obliquely। इस केस में फोर्स जो है वो obliquely क्या करेगी, एक्ट करेगी। देखिए मान लीजिए आपको एक टॉय कार दे रखी है, सही। अब एक छोटा बच्चा क्या करता है, इस पे एक धागा स्ट्रिंग जो है बांध लेता है। क्लियर है। अब वो क्या करेगा, इस स्प्रिंग से इस कार को क्या करेगा, खींचेगा। तो इस केस में देखिए फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा है, मगर जो मूवमेंट होगी कार में वो इस डायरेक्शन में होगी। क्लियर है। तो अब इनके बीच में आपको एक एंगल दिया होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। क्या बोलते हैं, थीटा। अब हमें निकालना है इस केस में जहां पर की फोर्स जो है ऑब्लिकली एक्ट कर रही है, सही। तो उस केस में वर्क डन क्या होगा, तो इस केस में वर्क डन का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए ये जो कॉस थीटा है, ये ट्रिग्नोमेट्री आपको थोड़ी बहुत मैं करवाऊंगा, उससे समझ आ जाएगा।
ये वैसे 10th में, मगर मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अभी दे देता हूँ। देखिए पहली केस में जो मोशन थी किसकी, ऑब्जेक्ट की, वो क्या थी, हॉरिजॉन्टली थी। क्लियर है। दूसरे केस में मोशन जो थी ऑब्जेक्ट की वो क्या थी, वर्टिकल थी। वो दोनों केसेस हमने पढ़ लिए। अब देखिए थर्ड केस में क्या है, यहाँ पर जो मोशन है किसकी, ऑब्जेक्ट की, और जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, उन दोनों के बीच में क्या होता है, एक एंगल होता है, उस एंगल को हम बोलते हैं थीटा। तो इस केस में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, W = Fs cos थीटा। तो अब देखिए ये cos थीटा क्या होता है, इसके लिए मैं आपको थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पहले बता देता हूँ, उसके बाद ही आपको ये चैप्टर ये टॉपिक समझ आएगा। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। अब देखिए अब इसमें रिलेशन क्या होता है, तीनों साइड्स के बीच में 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और बाकी जो दो साइड्स होती हैं उनमें से एक को लेते हैं परपेंडिकुलर और एक को लेते हैं बेस। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल थीटा कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आप इसको थीटा कंसीडर कर रहे हो, तो जिस पर दोनों एंगल बनते हैं उसे तो हम बोलते हैं बेस, और थीटा के सामने वाला जो होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। उसे क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। सही, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिस पर दोनों एंगल बने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। क्लियर है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है, रिलेशन बच्चों ये होता है कि यहाँ पर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब सबसे बड़ी जो साइड होती है उसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसका जो स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब देखिए अब ये एंगल थीटा है बच्चों, इसको हम थीटा पढ़ते हैं, और जरूरी नहीं है आप थीटा ही एंगल ले, कोई भी एंगल ले सकते हैं, सिंबल अलग होते हैं, इसे फाई बोलते हैं, सही है, इसे अल्फा, इसे बीटा, तो उससे घबराना नहीं है आपको कि भाई ये थीटा कहाँ से आ गया। थीटा जो है एंगल हो गया, हम एंगल सी बोलते हैं ना, तो एंगल सी की जगह हमने इसे क्या मान लिया, थीटा नाम दे दिया। ये सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं, फाई होता है, ये अल्फा होता है, ये बीटा होता है, ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। तो अभी आप सिर्फ थीटा को याद रखिए, थीटा जो है एंगल को रिप्रेजेंट, जैसे हम एंगल सी लिखते हैं, एंगल सी को हमने शॉर्ट में थीटा बोल दिया। क्लियर है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। सबसे पहले होता है साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा। अब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। सही। अब ये देखिए साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हम बोलते हैं। कॉस थीटा जो होता है वो बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को हम बोलते हैं। टेन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को हम टेन थीटा बोलते हैं। कोसेक थीटा जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, दैट मींस h/p। सेक थीटा जो होता है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है h/b। टेन थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, तो ये आगे b/p। क्लियर है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें ट्रिग्नोमेट्री में निकालनी होती है। देखो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, ट्रिगो मतलब हो गया ट्रायंगल, मेट्री मतलब हो गया मेजरमेंट। यहाँ पर हम क्या करते हैं, ट्रायंगल की मेजरमेंट करते हैं। ट्रायंगल में मेजरमेंट करने को होता क्या है, 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने 3 रेशियोज बनानी थी। ये बेसिक रेशियोज होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और ये इनकी 3 रेसिप्रोकल होती है। तो ये 3 बेसिक है, इनको याद कर लीजिए, अपने आप ही हो जाएंगी। तो यहाँ पे साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को बोलते हैं, कॉस थीटा बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को बोलते हैं, टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस की रेशियो को हम बोलते हैं। क्लियर है। कोसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, सेक थीटा जो होता है कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन लेकर समझाता हूँ।
जैसे मान लीजिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, इसका नाम है ABC। ये साइड आपको 4 सेंटीमीटर दी है और ये 3 सेंटीमीटर। ये नहीं दी हुई फिर भी आप निकाल लोगे, क्यों भाई? पाइथागोरस थ्योरम देख लेना है, 5 सेंटीमीटर आ रही होगी। क्लियर है? अब इस एंगल को मैं थीटा मानता हूँ, तो अब हमें ये 6 की 6 रेशियोज क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे वो देख लीजिए। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, जिस साइड पर दोनों एंगल बने होते हैं उसे बोलते हैं बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले जो साइड होती है उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो अब देखिए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना आ जाएगा, 4/5। कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आ जाएगा 3/5। और टेन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स 4/3। अच्छा, अब कोसेक थीटा इसका रेसिप्रोकल 5/4, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा, दैट मीन्स 5/3, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 3/4। तो ये आप निकाल लीजिएगा। क्लियर है? अच्छा, इसको याद करने का क्या तरीका है बच्चों? साइन, कॉस और टेन, ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है, इन्हीं को आप याद कर लीजिए, बाकी 3 तो अपने आप ही हो जाएंगी। वैसे तो आपको साइंस में सिर्फ कॉस थीटा याद करना है, बाकी आपको कुछ करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। फिर भी आप 6 पढ़ लीजिए, क्योंकि 10th में तो आपको करना ही आगे जाकर। अच्छा, आप देखिए इसे याद करने का क्या तरीका है फॉर्मूलाज को, साइन, कॉस और टेन को। ये होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। दोबारा कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इस तरीके से जो है फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। या फिर ऐसे कर सकते हैं, पापा बीड़ी पी लो हाँ हाँ बेटा, पापा बीड़ी पी लो हाँ हाँ बेटा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, थर्ड तरीका है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप जैसे मर्जी याद कर लीजिए, जैसा आपको आसान लगता है। क्लियर है? तो राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों क्या होता है, एक एंगल को हम थीटा मानते हैं, इसको कभी थीटा नहीं मानेंगे जो 90 डिग्री का है। जो 2 एक्यूट एंगल बच जाते हैं उनमें से किसी को एक को क्या करते हैं, थीटा मानते हैं। थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, जिस साइड पर दोनों एंगल बनते हैं बेस, और 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज हम क्या करते हैं, कंसीडर कर चलते हैं। अब देखिए, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को बोलते हैं साइन थीटा। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या हो गई, साइन थीटा। बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशियो को बोलते हैं कॉस थीटा। परपेंडिकुलर और बेस की जो रेशियो होती है उसे बोलते हैं टेन थीटा। तो ये 3 बेसिक है, ये 3 उनसे डिराइव हुई है। सही? तो आप ये 3 पे फोकस करिए, ये 3 अपने आप ही आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, अब देखिए, अब अगर मान लीजिए ये वाला एंगल थीटा आपको अगर दे रखा हो, सही, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो उस केस में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होते हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जो एंगल होता है थीटा जो है वो 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है और 90 भी हो सकता है। तो साइन केस में, कॉस के केस में और टेन के केस में, ये 3 मैं आपको सिखा देता हूँ। सही? साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 होता है 1/2, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 होता है √3/2, साइन 90 होता है 1, कॉस 0 होता है 1, कॉस 30 होता है √3/2, कॉस 45 होता है 1/√2, कॉस 60 होता है 1/2, कॉस 90 होता है 0। तो आप साइन थीटा की याद कर लीजिए, और कॉस थीटा क्या होगा उसका जस्ट अपोजिट होगा। अब देखिए, हमें टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टेन थीटा क्या होता है बच्चों, साइन और कॉस की रेशियो हम क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। तो 0/1 कितना हो गया, 0। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1/√3। ये दोनों सेम है तो डिवाइड हो गया, आएगा 1। इसको इससे डिवाइड करोगे तो आएगा √3। 1/0 क्या होता है, इंफिनिटी। सही? 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो इसको हम क्या करते हैं, इंफिनिटी कंसीडर कर चलते हैं। क्लियर है बच्चों? मान लीजिए
आपको ये जो थीटा है वो 30 डिग्री दे रखा है, तो साइन 30 कितना होता है बच्चों? साइन 30 होता है 1/2। साइन 30 क्या होता है बच्चों? 1/2। और साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? साइन का मतलब क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशियो क्या होगी? 1/2 होगी। क्लियर है? तो आपसे वो साइन थीटा दो तरीके से पूछ सकते हैं, एक थीटा की डायरेक्ट वैल्यू दे दें तो आप यहाँ से कर लोगे, या साइड्स दे दें। सही है? तो दो ही तरीके होते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा के निकालने के लिए, या तो एंगल थीटा दे देंगे या साइड्स दे देंगे। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ। मान लीजिए एक टॉय कार है, इसके ऊपर एक बच्चा जो है फोर्स लगा रहा है, कितने की? 10 न्यूटन की। सही? और ये कार इस डायरेक्शन में मूव करती है। सही? पिछले दोनों केस में क्या था, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वर्क कर रहे थे, उन दोनों में क्या था, या वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहे थे, उन दोनों में क्या था, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे थे, मोशन या तो उसी डायरेक्शन में हो रही थी या उसके अगेंस्ट हो रही थी। क्लियर है? मतलब कोलिनियर थे एक तरीके से, ये मान लीजिए। इस केस में क्या होगा, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, क्लियर है, उसके साथ कोई एंगल जो है मोशन बनाएगा। देखिए, इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो इनके बीच में कोई एंगल होगा, उस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो इस केस में वर्क डन बाय द फोर्स क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। सही? मान लीजिए यहाँ पे एक आपको बच्चा दे रखा है, वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है इस टॉय कार के ऊपर, और ये कार जो है, टॉय कार इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और फोर्स और मोशन ऑफ द कार, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द कार के बीच में 30 डिग्री का एंगल है। तो इस केस में बच्चों वर्क डन क्या होगा? W का क्या फॉर्म होता है? एफ एस कॉस थीटा। क्लियर है? अच्छा, और ये कितना मूव कर गया? ये मान लीजिए 5 मीटर की मूवमेंट करता है। ये 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है बच्चा इस डायरेक्शन में, कार जो है इस डायरेक्शन में 5 मीटर मूव करती है, और इनके बीच का जो दोनों की डायरेक्शन के, मोशन की और फोर्स की डायरेक्शन के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री अगर दे रखा है। तो इस केस में वर्क डन क्या होगा? एफ कितना है? 10, एस कितना है? 5, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री। क्लियर है? अब कॉस 30 आप टेबल से देख लेना क्या था, वो था √3/2। तो ये इससे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा? 25√3 जूल्स। तो इतना जूल्स जो है वर्क डन होगा, किसके द्वारा? फोर्स के द्वारा। क्लियर है? तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक आधा न्यूमेरिकल और करवा दूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप इन तीनों में डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, पहला केस था जिसमें हम F × S ले रहे थे वर्क डन को। उस केस में क्या होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो। सही? तो इस केस में फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है, या तो उस डायरेक्शन में मोशन होगी, या उसके अगेंस्ट क्या होगी? मोशन होगी। उसके अगेंस्ट क्या होगी? मोशन होगी। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? W का F × S। अच्छा, दूसरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक आपको ऑब्जेक्ट दे रखा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं बच्चों? फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली लगा रहे हैं। अच्छा, अब अगर मान लीजिए यहाँ पर हम किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं? लिफ्ट कर रहे हैं। तो इस केस में फोर्स हम क्या कर रहे हैं? ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट या तो ऊपर होगा, क्लियर है, या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? नीचे की तरफ होगा। तो दोनों केस में क्या होगा? वर्क डन अगेंस्ट क्या होगी? ग्रेविटी होगी। तो इसमें फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे बच्चों? W =
mgh। सही, हॉरिजॉन्टली बॉडी मूव करे या वर्टिकली मूव करे, तो ये दो केस हो गए। अच्छा, अब जो थर्ड है इसमें फोर्स जो है वो हम क्या कर रहे हैं, ओब्लिकली लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं वो देख लीजिए। ये ऑब्जेक्ट है, सही, इस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं और इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है और इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है। तो यहाँ पे W का क्या फॉर्मूला होगा, एफ एस कॉस थीटा। W का क्या फॉर्मूला होगा, एफ एस कॉस थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है बॉडी, चाहे फोर्स की डायरेक्शन में करे चाहे उसके अगेंस्ट करे। यहाँ पर बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव कर रही है, चाहे फोर्स की डायरेक्शन में मूव करे चाहे उसके अगेंस्ट करे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन और फोर्स की जो डायरेक्शन है उनके बीच में एंगल थीटा दिया होता है। तो उस केस में W का क्या फॉर्मूला होता है, एफ एस कॉस थीटा होता है। तो इस तरीके से हम जो है 3 फार्मूलाज यूज करेंगे जब भी हमें वर्क डन निकालना हो।